जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों, भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा। भारतीय इतिहास की विशेषता है कि वो खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश करने वालों को ये मायावी लगता है। इस अद्भुत उपमहाद्वीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसका प्रमाण होमो सैपियंस की मानव गतिविधि से मिलता है। यह आश्चर्य की बात है कि 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। दोस्तों, भारत का इतिहास कई युगों में बटा हुआ है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, पहला युग है पाषाण युग। पाषाण युग 5 लाख से 2 लाख साल पहले शुरू हुआ था और तमिलनाडु में हाल ही में हुई खोजों में इस क्षेत्र में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चलता है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से 2 लाख साल पहले के मानव द्वारा बनाए गए हथियार भी खोजे गए हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है कांस्य युग। भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग की शुरुआत लगभग 3,300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई थी। प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक हिस्सा होने के अलावा यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। इस युग के लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में नई तकनीक विकसित की और तांबा, पीतल, सीसा और टीन का उत्पादन किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की, जिसमें सबसे पहले आता है वैदिक काल। भारत पर हमला करने वालों में सबसे पहले आर्य थे। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर से आए थे और अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए थे। संस्कृत उनके द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी और वेदों को लिखने में भी इसका उपयोग हुआ, जो कि 12वीं ईसा पूर्व के हैं और प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। उपमहाद्वीप में वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा और इसमें भी प्रारंभिक भारतीय समाज में हिंदू धर्म और अन्य सांस्कृतिक आयामों की नींव पड़ी। आर्य ने पूरे उत्तर भारत में खासतौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रसार किया। इस काल में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहरीकरण का दूसरा सबसे बड़ा उदय देखा गया, जिसे महाजनपद कहा गया। महा शब्द का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है किसी जनजाति का आधार। वैदिक युग के अंत में पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे। इसका वर्णन बौद्ध और जैन साहित्यों में भी है, जो कि 1000 ईसा पूर्व पुराने हैं। 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहें कि महाजनपद थे, जिनमें काशी, कोसाला, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेड़ी, वत्स, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सूरसेना, असाका, अवंती, गंधारा और कंबोजा प्रमुख थे। दोस्तों, इसके बाद हुआ फारसी और यूनानी आक्रमण। उपमहाद्वीप का ज़्यादातर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, में फारसी ओकमेनिड साम्राज्य दारियस द ग्रेट के शासन में सी 520 ईसा पूर्व में आया और करीब 2 सदियों तक रहा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशिया माइनर और ओकमेनिड साम्राज्य पर विजय पाई। फिर उसके भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंचकर राजा पोरस को हराया और पंजाब के ज़्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, इस कब्जे के बाद भारत ने देखा मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंशजों का मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा और यह प्राचीन भारत के भौगोलिक रूप से व्यापक एवं राजनीतिक और सैन्य मामले में बहुत शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उपमहाद्वीप में मगध, जो कि आज के समय में बिहार है, में स्थापित किया और महान राजा अशोक के शासन में यह बहुत उन्नत हुआ।
दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बताएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के घटनाक्रम में प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जो कि 4 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। यह वह समय था जब सिर्फ भोजन इकट्ठा करने वाले मानव ने आग और पहिए की खोज की। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रही। इसका यह नाम सिंधु नदी से आया और यह कृषि करके उन्नत हुई। यहाँ के लोग प्राकृतिक संसाधनों की भी पूजा करते थे। दोस्तों इसके बाद भारत ने देखा महाकाव्य युग, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। इस कालखंड में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के भेद हुए, जैसे आर्य और दास। इसके बाद भारत ने देखा हिंदू धर्म और परिवर्तन, 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। इस समय में जाति प्रथा बहुत सख्त हो गई थी और यही वह समय था जब महावीर और बुद्ध का आगमन हुआ और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बगावत की। इस काल में महाजनपदों का गठन हुआ और बिंबिसार के शासन में मगध आया। अजातशत्रु, शिशुनंगा और नंदा राजवंश इसी कालखंड में बने। दोस्तों इसके बाद भारत ने देखा मौर्य काल, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य के तहत पूरा उत्तर भारत था और बिंदुसार ने इसे और बढ़ाया। इस काल में हुए कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। दोस्तों इसके बाद शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का काल, जो कि 185 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक रहा। इस अवधि में बक्ट्रियन, पार्थियन, शक और कुषाण के आक्रमण हुए। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला, सोने के सिक्कों का चलन हुआ और साका युग का प्रारंभ हुआ। दोस्तों इसी काल में दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या का शासन रहा और इसी समय में अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण भी हुआ। संगम साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन भी इसी काल में हुआ। दोस्तों इसके बाद भारत ने देखा गुप्त साम्राज्य, जो कि 320 ईस्वी से 520 ईस्वी तक रहा। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युग में ही शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इस समय उभरा। दोस्तों इसके बाद आया छोटे राज्यों का काल, जो कि 500 ईस्वी से 606 ईस्वी तक रहा। इस युग में हूणों के उत्तर भारत में आने से मध्य एशिया और ईरान में पलायन देखा गया। उत्तर में कई राजवंशों के परस्पर युद्ध करने से बहुत से छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। इसके बाद हर्षवर्धन, जो कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहे। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्यांग ने भारत की यात्रा की। हूणों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे राज्यों में बंट गया। यह वह समय था जब डेक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली बन गए। दक्षिण राजवंश 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। इस दौर में चालुक्य, पल्लव और पंड्या साम्राज्य पनपा और पारसी भारत आए। चोल साम्राज्य 9वीं सदी ईस्वी से 13वीं सदी ईस्वी तक। विजयलस द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्र नीति अपनाई। अब मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविड़ियन भाषा फली फूली। उत्तरी साम्राज्य, जो कि 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक रहा। इस समय राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन किया। इस दौर ने राजपूत कुलों का उदय देखा। खजुराहो, कांजीपुरम, पुरी के मंदिरों का निर्माण हुआ और लघु चित्रकारी शुरू हुई। इस अवधि में तुर्कों का आक्रमण हुआ। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मुगल साम्राज्य। फरगाना वेलर, जो कि आज का उज्बेकिस्तान है, के तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज बाबर ने सन 1526 ईस्वी में खैबर दर्रे को पार किया और वहां मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जहां आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। सन 1600 तक मुगल वंश ने ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। सन 1700 के बाद इस वंश का पतन होने लगा और आखिरकार भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय सन 1857 में पूरी तरह खात्मा हो गया। दोस्तों इसके बाद शुरुआत हुई आधुनिक भारतीय इतिहास की, जिसमें सबसे पहले हुआ औपनिवेशिक काल।
16वीं सदी में पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन से यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए। बाद में आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी कॉलोनियां स्थापित कर ली। उसके बाद भारत आया ब्रिटिश राज्य। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने पर यहाँ महारानी विक्टोरिया के शासन का ब्रिटिश राज शुरू हुआ। यह सन 1857 में भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के बाद समाप्त हुआ। इसके बाद शुरुआत हुई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों की। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने लाखों लोगों का नेतृत्व किया और सन 1947 में स्वतंत्रता हेतु एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। आज़ादी और विभाजन। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण पिछले कुछ सालों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ता गया, खासतौर पर पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे प्रांतों में। महात्मा गांधी ने दोनों धार्मिक समुदायों से एकता बनाए रखने की भी अपील की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, जिससे अंतरिम सरकार बनाने का रास्ता बना। आखिरकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और अंग्रेजों के कब्जे से इस क्षेत्र को सन 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद के काल। कई सभ्यताओं जैसे ग्रीक, रोमन और मिस्र ने उदय और पतन देखा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इससे अछूती रही। इस देश पर एक के बाद एक कई आक्रमण हुए, कई साम्राज्य आए और अलग अलग हिस्सों पर शासन किया, लेकिन भारतवर्ष की अदम्य आत्मा पराजित नहीं हुई। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे जीवंत गणराज्य के तौर पर विश्व में देखा जाता है। यह एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति और दक्षिण एशिया का एक प्रभावशाली देश है। भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा, और जनसंख्या के तौर पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें एशिया का 1/3 हिस्सा है और मानव जाति का 7वां भाग इसमें है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया भारत के इतिहास के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।